जय हिंद साथियों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है सेक्शन 2 क्लॉज एच में, है ना, और एग्रीमेंट क्या है, लीगल एग्रीमेंट क्या है, सोशल एग्रीमेंट क्या है, इसके हमने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए। अगर आप उसको छोड़ के ये देख रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको जो पहला पार्ट है उसको देखना होगा, तब इस पे आइए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। आपका जो पहला एसेंशियल है वो है 2 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टी होना अनिवार्य है। सिंगल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। A contract is an agreement between 2 or more person creating rights and duties and which is enforceable by law। जो पहली पार्टी होती है, जो फर्स्ट पार्टी होती है, it is a party who gives proposal or an offer known as offerer, proposer और promiser। जो ऑफर देती है, जो प्रपोजल देती है, ऑफर और प्रपोजल दोनों एक ही टर्म है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। जो सेकंड पार्टी होती है जो एक्सेप्ट कर रही होती ऑफर को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफरी, प्रोमिसी और एक्सेप्टर, ठीक है। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, एग्रीमेंट। इसको याद रखिए। आपका सेकंड एसेंशियल आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एग्रीमेंट ऑफ सोशल, मोरल और रिलीजियस नेचर, डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशंस एंड देयरफॉर दे डू नॉट गिव राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। आपके जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि आपने अपने दोस्त को ऑफर दिया कि भाई चलो कल चलते हैं कहीं घूमने, आपने ऑफर दिया, आपके दोस्त ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब मान लो आपका दोस्त कल जाने से मना कर दे, तो क्या आप इस केस में कोर्ट में केस कर सकते हैं कि उसने मना कर दिया, अब मुझे रेमेडी चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे दिया गया है रिलीजियस नेचर का। जैसे कि आपके यहाँ कोई पंडित जी हैं, आपने उनसे कहा कि पंडित जी कल हमारे यहाँ कथा है, आपको करनी है, आपने ऑफर दिया, तो पंडित जी ने क्या कहा कि हाँ मैं कल आऊँगा। अब मान लो कल पंडित जी आइबे नहीं किए, तो क्या आप इस केस में कोर्ट में केस कर सकते हैं कि मैंने पंडित जी को ऑफर दिया पूजा करने का, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, तो मेरे यहाँ आए ही नहीं पूजा करने? तो इस केस में भी हम केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है, ये इनफॉर्मल नेचर का एग्रीमेंट है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसके बॉस से एक एग्रीमेंट साइन किया कि हाँ मैं आपके यहाँ काम करूँगा, आप मुझे पेमेंट करना। अब वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है ना। लेकिन सोशल एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कौन सा सोशल एग्रीमेंट है और कौन सा लीगल एग्रीमेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल में समझा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया हिंदी में वही इसमें लिखा है इंग्लिश में। सो एन एग्रीमेंट टू गो टू सी अ मूवी और टू हैव अ लंच टुगेदर डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्जेक्शन। सिमिलरली एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्जेक्शन। इसी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पे केस आता है बालफोर वर्सेस बालफोर। इस केस में एक हस्बैंड और
और उसकी वाइफ थी, वो दोनों छुट्टी मनाने के लिए इंग्लैंड गए थे। जब वो दोनों इंग्लैंड से लौट रहे थे तो उनकी वाइफ की तबीयत सही नहीं थी, तो वो हस्बैंड अकेले ही लौट आया। लेकिन जब उसका हस्बैंड लौट रहा था तो उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि जब तक तुम इंग्लैंड में रहोगी तब तक मैं 30 पाउंड्स मेंटेनेंस के रूप में देता रहूँगा। अब कुछ टाइम बाद हस्बैंड ने पैसा देना बंद कर दिया। फिर उसकी वाइफ ने फाइल शूट कर दी कि इन्होंने प्रॉमिस किया था 30 पाउंड्स देने के लिए, लेकिन अब पैसा नहीं दे रहे हैं। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि ये एग्रीमेंट फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, ये ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि लीगल ऑब्लिगेशन कराइज करे। कोर्ट ने उनकी वाइफ को कहा कि आपका जो एग्रीमेंट है वो इनफॉर्मल नेचर का एग्रीमेंट है, इस पे कोई भी रेमेडी प्राप्त नहीं हो सकती। ये मैंने आपको बताया हिंदी में इस केस के बारे में। इसका मैं स्क्रीनशॉट का फोटो लगा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। मेरा मतलब हिंदी में लिखने का बस यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं चाहूँ तो लिख दूँ इंग्लिश में, पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप याद करो, रट्टा मारो, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है रट्टा मारना। मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन चाहे जहाँ से भी आ जाए आप कर लोगे। आपका तीसरा एसेंशियल आता है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 11 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी। इसका मतलब है दे शुड बी अबव 18, वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर इसमें सेकंड कंडीशन आती है दे शुड बी अ साउंड माइंड, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो साउंड माइंड का होना चाहिए। इसका मतलब सामने वाले के व्यक्ति का मानसिक संतुलन ना खराब हो, वो पागल ना हो, उसने अल्कोहल कंज्यूम ना किया हो, उसको पता हो कि वो किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दे शुड बी अ साउंड माइंड। फिर तीसरा पॉइंट आता है दे शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, है ना। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दे शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का। पहला एग्जांपल ये है, अगर आप 18 ईयर से कम हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर आप माइनर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में हमने एक डिस्क्वालिफिकेशन लिख दी कि 18 से कम का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। किसी भी लॉ से अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो आपकी कॉम्पिटेंसी वो नहीं बनेगी। आप किसी भी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, वरना आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। चलो यार, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको देता हूँ सेकंड एग्जाम्पल, इसमें आपको पक्का समझ में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल इज एलियन एनिमी। इसको हम हिंदी में कहते हैं विदेशी शत्रु। एलियन एनिमी क्या होता है? जैसे आप मान लो वॉर की सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ, अब इस टाइम पे कोई भी बिजनेस डील हो रही थी तो हम उसको रोक देते हैं, क्योंकि जब तक वॉर चल रहा है तब तक सामने वाला हमारे लिए क्या है? एलियन एनिमी है। तो लॉ कहता है इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है जो लॉ ने दे रखी है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माने जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। फिर आपका फोर्थ एसेंशियल आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। इसका मैं एक आपको धड़कता भड़कता एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन लास्ट में। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लास्ट में एकदम धड़कता भड़कता आपको एग्जाम्पल दूंगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है और जो भी कंसिडरेशन है दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। एक बात आप नोट कर लो, बिना कंसिडरेशन के किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड का मतलब शून्य, वॉइड मतलब नल, जिसका कोई वैलिडिटी नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन
द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड। दोनों ही साइड पे कंसिडरेशन होना जरूरी है। ईच पार्टी टू द एग्रीमेंट मस्ट गिव और प्रॉमिस समथिंग एंड रिसीव समथिंग और अ प्रॉमिस इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब ही होता है कि समथिंग इन रिटर्न, मैं भी आपको कुछ दूं और आप भी मुझे कुछ दो। ठीक है, दोनों ही पार्टी एग्रीमेंट में कुछ देने का प्रॉमिस करेंगे और कुछ लेने का। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की कार है, मिस्टर ए अपनी कार बेच रहे हैं मिस्टर बी को, ठीक है, और मिस्टर बी को कार बेच रहे हैं तो उसका पैसा लेंगे, और कार कितने की, 1 लाख रुपए की। तो मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, कार है, और मिस्टर ए के लिए क्या है, 1 लाख रुपए कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी की कंसिडरेशन फुलफिल हो गई ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज सॉट। कंसिडरेशन वो प्राइस होता है जिस पे दूसरे से हम किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कार वाला भी, है ना। However, this price needs not to be in terms of money। जरूरी नहीं है हमेशा पैसे के रूप में हो, एक नॉर्मल प्रॉमिस के रूप में भी हो सकता है, लेकिन अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अगर कोई प्रॉमिस है, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे साथ एक प्रॉमिस किया कि भाई चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। इस एग्जाम्पल में मैंने दोस्त को ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस भी हो गया, पर इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर किसी भी प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं होगी तो उसे हम सिर्फ एक प्रॉमिस ही मानेंगे, एग्रीमेंट नहीं बनेगा। याद करो, जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन मिलता है तो एग्रीमेंट बनता है, सिंपल सी बात है। तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में सिर्फ प्रॉमिस है, कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस में रह जाएगा, जिस पे किसी भी तरीके से लॉ को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकेगा। जो मैंने आपको समझाया हूँ वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। इन केस द प्रॉमिस इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन द प्रॉमिस विल बी न्यूडम पैक्टम अ बेयर प्रॉमिस एंड शैल नॉट बी इनफोर्सिएबल एट लॉ। अगर कंसिडरेशन है ही नहीं तो प्रॉमिस क्या हो जाएगी, न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है आ बेयर प्रॉमिस, सिर्फ एक प्रॉमिस रह जाएगी अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं होगी। कंसिडरेशन होगा तभी वो प्रॉमिस एग्रीमेंट बनेगी और इनफोर्सिएबल बाय लॉ होगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, आपका अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वो आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। ये मैं इसको आपको रीड करना है और आपके लिए होमवर्क है, इससे आप जो भी समझ रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन बताइए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का तड़कता भड़कता एग्जाम्पल दूंगा। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि तुम जाके मिस्टर सी को मार दो, इसके लिए मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए दे दिया, पर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को मारा ही नहीं। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं मारा, तो बताइए क्या इस केस में मिस्टर ए कोर्ट में फाइल केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, किसी को मारना, किसी को चोट पहुंचाना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है और इसका कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है, तो ये कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए और जो आपका कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए, है ना। और ये आपके लिए होमवर्क है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का एक तड़कता भड़कता एग्जाम्पल आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं चेक करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क है।
लास्ट में आपका एसेंशियल आता है फ्री कंसेंटली। आपका कंसेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 13 में। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। 2 और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम सेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी को ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई रेड कार, और आपके पास ब्लैक कार भी है और रेड कार भी है, तो सामने वाला ये समझे कि आप अपनी रेड कार बेच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑफर दिया रेड कार को लेकर के और सामने वाले ने समझा कि आप ब्लैक कार बेच रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका जब ऑफर दीजिएगा तो आपका सेम सेंस होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। तो जो आपका फ्री कंसेंट है ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 14 में। आपका सिर्फ कंसेंट यानी सहमति डिफाइंड है सेक्शन 13 में, लेकिन फ्री कंसेंट डिफाइन है सेक्शन 14 में। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हैं, जो भी वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करती हैं, ये सारी चीजें फ्री कंसेंट से होनी चाहिए। एक बात आप नोट कर लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त अगर दोनों में से किसी भी पार्टी की कंसेंट 5 चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होता है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है कॉर्सियन, जो कि आपका डिफाइंड है सेक्शन 15 में। दूसरा है अनडू इन्फ्लुएंस, डिफाइंड इन सेक्शन 16। फ्रॉड, डिफाइंड इन सेक्शन 17। मिस रिप्रेजेंटेशन, डिफाइंड इन सेक्शन 18। मिस्टेक, डिफाइंड इन सेक्शन 20, 21, 22। अभी ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है 3rd यूनिट में। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है क्योंकि हम एसेंशियल पढ़ रहे हैं। तो कॉर्सियन है क्या? इसमें किसी को डरा के धमकी देकर अपनी बात मनवा ले और हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। मान लो ए ने किडनैप किया बी को, तो किडनैप कर लिया तो बी के पापा कौन है? सी। तो ए ने सी को धमकी दिया कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ठीक है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को धमका कर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया, यानी पैसे ले लिए। तो यही होता है कॉर्सियन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे अपने यूनिट 3 में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेना है। सेकेंड इज अनडू इन्फ्लुएंस। अगर किसी ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कोई काम करवाया हो और वो भी गलत काम करवाया हो और उससे एडवांटेज लिया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नेता ने सरकारी ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि फाइल आगे बढ़ा दो, काम रुकना नहीं चाहिए, तो उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। तो इस तरह नेता ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर इन्फ्लुएंस कर लिया आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो इसे कहते हैं अनडू इन्फ्लुएंस। फिर आता है आपका फ्रॉड। अब किसी ने फ्रॉड करके या झूठ बोलकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, गलत पेपर्स पर आपसे साइन करवा लिया, आपसे बताया कुछ और पेपर में लिखा कुछ और था, तो ये फ्रॉड में आ जाएगा। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें काफ़ी हद तक फ्रॉड की तरह लगेगा, लेकिन फ्रॉड में हमारा इंटेंशन होता है कि किसी को धोखा देने का। इंटेंशन हमारा बुरा होता है, बैड इंटेंशन या लॉ की लैंग्वेज में मैलाफाइड होता है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा इंटेंशन मैलाफाइड नहीं होता, इसमें गुड इंटेंशन होता है, यानी कि बोनाफाइड होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट हुई कि आपको कुछ और लगा और उस कुछ और लगने की वजह से आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लास्ट में आता है आपका मिस्टेक। भूल की वजह से कुछ गलती हो गई और कॉन्ट्रैक्ट कुछ गलत साइन हो गया, तो उससे मिस्टेक कहेंगे। एक बात आप नोट कर लो, अगर कंसेंट इन 5 चीज़ों में से किसी भी एक तरीके से ली गई है तो उसे हम फ्री नहीं कहते हैं।
ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि कंसेंट फ्री नहीं है, और अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा। अगर सामने वाली पार्टी अपनी इच्छा से कंसेंट यानी सहमति दी है और कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मान लिया जाता है कंसेंट फ्री है। तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इनमें से 5 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ से कंसेंट ली गई होती है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, वो कॉन्सेप्ट वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन मिस्टेक को छोड़ के कॉर्सियन हो, अनडू इन्फ्लुएंस हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इन चारों ही केस में अगर कंसेंट किसी भी एक तरीके से ली गई होती है एक्सेप्ट मिस्टेक तो माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल में पार्टी के पास 2 ऑप्शन है। मान लो मुझे किसी ने डरा धमकाकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लूँ या तो उसे मना कर दूं। अगर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा तो उसी तरह काम करेगा जैसे कंसेंट फ्री होती तो करता। अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो रिजेक्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्री कंसेंट में 5 चीज़ें कौन कौन सी आती हैं उनको मैंने हिंदी में बताया, और आपके समक्ष एक पैराग्राफ शो हो रहा होगा इंग्लिश में, उसी में ये सब लिखा है इंग्लिश में। आपको इसको रीड करना है, जो मैंने हिंदी में बताया है बस वही इसमें लिखा है इंग्लिश में। तो यहाँ तक आपका एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। आप लोगों के पास मेरी एक वीडियो आएगी, थंबनेल पे लिखा होगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये आपको देखना होगा, इससे आपको और क्लियरिटी होगी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपनी इस वीडियो में, जो इसकी पहले वाली वीडियो थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपके समक्ष डिफरेंसेस लिख दिए हैं, इसको आपको याद करना है और समझना है, और अपनी रफ कॉपी बिना देखे इसको लिखना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है। मेरी आईडी का नेम है TNSP India 01, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, और इसको आपको समझना है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या हैं, है ना। और लेकिन याद रखना, मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको आपको करना ही करना है। अगर आप ये ना कर पाओ तो बेकार है यार, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, और आने वाले वीडियोस में आपको और क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए आपके लिए होमवर्क है। तो अगर आपको इस वीडियोस के नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दी है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।